सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है कक्षा 12 हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 12 हिस्ट्री में आज हम पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आपके पाठ्यपुस्तक के हैं और पाठ का नाम है राजा, किसान और नगर। तो हम पाठ का पहला प्रश्न है कि आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाणों की चर्चा कीजिए। हड़प्पा के नगरों के प्रमाण से ये प्रमाण कितने भिन्न हैं, तो हमें उत्तर समझना है। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों का उदय ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुआ था। इनके शिल्प उत्पाद विभिन्न प्रकार के थे या भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प उत्पाद, यानी कि वहाँ पे जो भी लोग है कार्य करते थे हाथों से, विभिन्न प्रकार की जो कलाकारी करते थे उन्हें शिल्प उत्पादन या शिल्प उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि इस काल में मिट्टी के उत्तम श्रेणी के कटोरे व थालियाँ बनाई जाती थी। ये उस समय के लोगों का हुनर था कि वो लोग कटोरे बना सकते थे, थालियाँ बनाई जा सकती थी और वो भी मिट्टी से बनाए जाते थे। इन बर्तनों पर चिकनी कलई चढ़ाई होती थी। चिकनी कलई होती थी जिसे कह सकते हैं कि एक अंदर भीतर के बर्तन के भीतर एक अलग प्रकार से जो है चिकनी कलई करते थे। उन्हें उत्तरी काले पॉलिश मृद भांड के नाम से जाना जाता था। तो ये पॉलिश वाले होते थे, जैसे कि वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि ऐसे पीतल के बर्तन होते हैं पुराने और उसके अंदर भी एक वाइट कलर की कलाई है वो की जाती है और कलाई के माध्यम से है जो है उसमें जो है कह सकते हैं कि पीतल का टेस्ट वगैरह नहीं आता है। तो इसलिए जो है आज भी लोग हैं जो लोग पीतल के बर्तन यूज़ करते हैं उसमें कलई जो है चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार से ये लोग मिट्टी के बर्तन है वो बनाते थे, उसमें भी एक प्रकार की चिकनी कलई या चिकना एक लेप जो होता था वो लगाए रखते थे। फिर है हड़प्पा में लोहे के उपकरण, सोने चांदी के गहने, लोहे के हथियार, बर्तन कांस्य व तांबे से संबंधित थे और हाथी दांत का सामान, शीशे, शुद्ध व पक्की मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती थी। देखिए कि यहाँ पे सोने चांदी के गहने और लोहे के हथियार, बर्तन इत्यादि और हाथी दांत का सामान वगैरह सब बनाए जाते थे। फिर भूमि अनुदान पत्रों से जानकारी मिलती है कि नगरों में वस्त्र बनाने का कार्य, बढ़ई का कार्य, आभूषण बनाने का कार्य, मृदभांड बनाने का कार्य, लोहे के औजार और उपकरण बनाने का कार्य होता था। जैसे कि ये इस पार्ट सेकंड के अंदर जो है हमें ये पता चलता है या विभिन्न प्रकार की जो जानकारी के जो स्रोत वगैरह मिलते हैं उसके आधार पे कि उस समय जो है वस्त्र बनाने का कार्य भी बहुत अधिक मात्रा में चलता था। बढ़ई का काम अर्थात सुतार का काम, लकड़ी का कार्य है वो भी कुशलता के साथ किया जाता था। आभूषण बनाने का कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य, यानी हड़प्पा सभ्यता में भी ये सारे कार्य तो होते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के बाद जो ये काल आया है इसमें जो है कार्य है वो और अच्छे तरीके से होने लगा था। उन चीज़ों में, उन बनावट में काफ़ी हद तक सुधार भी हुआ था। और हड़प्पा के नगरों से अगर हम इनकी तुलना करें तो कैसे, देखिए हड़प्पा के शिल्प उत्पादों और आरंभिक ऐतिहासिक नगरों के शिल्प उत्पादों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती कि हड़प्पा एक प्राचीन और पहले की सभ्यता थी और उसके बाद तो और परिवर्तन आते चले गए हैं और ऐसी स्थिति में शिल्प के कार्यों में भी परिवर्तन आए। जैसे हड़प्पा में शिल्प कार्य थे मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म यानी धातु से विभिन्न प्रकार के औजार उपकरण, गहने आभूषण बनाना, मुहर बनाना, बाट बनाना आदि सम्मिलित थे। परंतु हड़प्पा के लोग लोहे के उपकरण नहीं बनाते थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा में लोहे के उपकरण नहीं बनाए जाते थे। उनके उपकरण पत्थर, कांसे और तांबे के थे। दूसरी ओर प्रारंभिक नगरों के लोग बड़ी मात्रा में लोहे के औजार उपकरण और ये अन्य वस्तुएं बनाते थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बाद के समय में हड़प्पा के बाद जो प्रारंभिक नगरों का उदय हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें हैं वो बनाई जाती थी। तो ये उनकी उपलब्धि है या बाद के शहरों की उपलब्धि हमें देखने को मिलती है। फिर हमारा द्वितीय प्रश्न है, अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि महाजनपदों की विशेषताएं हैं और अभिलक्षण अर्थात की विशेषताएं हमें बतानी है। तो 16 महाजनपद भी आपको अच्छे से याद रखने हैं और साथ में इन महाजनपदों की क्या विशेषताएं थी या क्या अभिलक्षण थे उसके बारे में प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बौद्ध और जैन धर्मों में हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने जनपद है? 16 महाजनपद और 16 महाजनपदों की राजधानियां जो है आपको याद होना चाहिए। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें इन राज्यों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से संबंधित है।
अब महाजनपदों की विशेषताएं या अभिलक्षण देख सकते हैं। इन महाजनपदों के विभिन्न अभिलक्षण हमें दिखाई देते हैं। पहला कि अधिकांश जनपदों में जो है राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, यानी एक ही राजा का शासन हुआ करता था, उसका मंत्रिमंडल हुआ करता था, वो मिलकर राज्य चलाते थे, जिसमें राजा सर्वोच्च व वंशानुगत था। वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का पद है उनकी उत्तराधिकारियों को जो है हस्तांतरित होता था, यानी राजा का पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र राजा, फिर उसका पुत्र राजा, इस प्रकार से। लेकिन शासन है वो निरंकुश नहीं था, यानी राजा एक धर्म के अनुसार है वो चलता था और प्रजावत्सल जो है हुआ करते थे मोस्ट ऑफ। मंत्रिपरिषद अयोग्य राजा को पद से हटा दिया करती थी, अर्थात जनता के पास या मंत्रिपरिषद के पास वो अधिकार थे कि राजा योग्य नहीं है तो उसे पद से हटा भी दिया जा सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है कि कुछ महाजनपदों में गणतंत्रीय व्यवस्था थी। गणतंत्रीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि मिलजुल कर शासन व्यवस्था है, कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ गणमान्य लोगों के माध्यम से चलाई जाती थी, जिन्हें गण या संघ कहते हैं। संघ यानी कि कह सकते हैं संगठन, और गण यानी सामान्य लोग या विशिष्ट जन जो कि खास हुआ करते थे समाज में, उन सब का मिला जुला जो है संगठन, वो संघ कह सकते हैं हम। गणराज्य का मुखिया है वो गण मुख्य कहा जाता था, और इनके या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते थे, ये राजा कहलाते थे। यानी एक ही जनपद में जो है अनेक लोग हैं वो राजा के नाम से जाने जाते थे, या जो संगठन से, जो संघ से मिले हुए होते थे, तो वो सारे लोग हैं उनको राजा के नाम से ही उनकी पहचान थी। वह अपनी परिषद के सहयोग से राज्य करता था। वस्तुतः इन गण राज्यों में कुछ लोगों के समूह का शासन होता था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था या गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, तो ये एक समूह शासन हुआ करता था, जिसमें कुछ लोगों का संगठन हुआ करता था और सब मिलकर राजा होते थे या मिलकर राजकार्य को संभालते थे, और प्रत्येक व्यक्ति राजा ही कहलाता था। तो ये अभिलक्षण है महाजनपदी व्यवस्था के। फिर तीसरा पॉइंट हम लेते हैं कि प्रत्येक महाजनपद की अपनी एक राजधानी होती थी। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 16 महाजनपद होते थे और हर महाजनपद की अपनी एक विशिष्ट राजधानी होती थी, जिसकी किलेबंदी की जाती थी। अब किलेबंदी क्या है? किलेबंदी यानी एक तरफ से परकोटा, परकोटा यानी चारों तरफ दीवार बनाई जाती थी। वो दीवार क्यों होती थी कि जो है राजधानी जो होती थी वो एक तरह से प्रशासनिक इकाई का केंद्र था। राजा जिस इलाके में रहता था और वही नगर की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा के लिए उसके चारों तरफ है वो बाउंड्रीज बनाई जाती थी, और इसे ही किलेबंदी कहा जाता था। तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया जाता था। इस काल में रचित धर्मशास्त्रों में शासक तथा लोगों के लिए नियमों का निर्धारण भी किया गया था, अर्थात राज्य व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, जनता के शासन, जनता के नियम क्या होने चाहिए, जीविका के नियम क्या होने चाहिए, कई प्रकार के धर्मशास्त्र ग्रंथ है वो लिखे गए थे, उसमें नियमों का निर्धारण भी किया गया था। इन शास्त्रों में राजा को यह सलाह दी गई थी कि वह कृषकों, व्यापारियों और दस्तकारों से कर प्राप्त करे। कृषक यानी किसान, व्यापारी यानी छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापार वाणिज्य से संबंधित लिप्त या संबंधित लोग, और दस्तकार यानी कि जो है शिल्पकार, मूर्तिकार, हाथ से कार्य करने वाले जो लोग होते थे, हाथों का हुनर जिनके पास होता था, उन्हें दस्तकार वगैरह कहा जाता था। और ये सब लोग हैं वो राजा को टैक्स दिया करते थे, कर दिया करते थे। पड़ोसी राज्य पर हमला कर धन लूटना या प्राप्त करना भी वेद उपाय बताया, यानी राजा अपना साम्राज्य विस्तार कर सकता था, और साम्राज्य विस्तार के पश्चात जो राज्य हारता था उससे धन लूटा जाता था, और साथ में ये उचित भी बताया गया है। धीरे धीरे इनमें से कई राज्यों ने स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र का गठन कर लिया, परंतु कुछ राज्य अभी भी अस्थायी सेना पर निर्भर थे। ये जनपदकालीन व्यवस्था ही है। स्थायी सेना यानी जो शक्तिशाली महाजनपद थे उन्होंने तो अपना जो है सैन्यकरण भी अच्छे से कर लिया, सेना भी बना ली, और नौकरशाही तंत्र अर्थात मंत्री परिषद और अधिकारीगण है उनको भी चयन कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे, छोटे जनपद वगैरह, जो अभी भी अस्थायी सेना पर निर्भर थे, यानी उन्हें अपनी शक्ति संगठन के लिए जो शक्तिशाली महाजनपद थे उनके अधीन रहना पड़ता था, या उनसे अपनी सेना है वो लेनी पड़ती थी। तो इस प्रकार के राज्य, दोनों प्रकार के राज्य हैं वो मौजूद थे। महाजनपदों की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, और कुछ छोटे जनपद थे उनकी व्यवस्था अस्थायी थी, और सेना भी उनके पास अस्थायी होती थी।
तो तीसरा प्रश्न है कि सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण इतिहासकार कैसे करते हैं, यानी उस समय के समाज को इतिहासकार हमें कैसे बताने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यानी कि उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें एक तरह से मेलझोल बिठाना पड़ता है, या वो उस समय के समाज को कैसे समझते हैं, क्योंकि सामान्य लोगों ने अपने विचार और अनुभवों के संबंध में शायद ही कोई वृत्तांत छोड़ा। देखिए, हमेशा इतिहास है वो खास लोगों का लिखा जाता है, जिसे हम कहते हैं ना हस्ती, या जो कह सकते हैं वीआईपी, जो विशिष्ट जन होते हैं, उनके बारे में इतिहास लिखा जाता है, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनकी उनकी इतिहास के बारे में, उनकी अमरता के बारे में इतिहास लिखा जाता है। लेकिन जन सामान्य से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा जाता है, भले ही उस समय का समाज कुछ भी कैसा भी रहा हो, फिर भी इतिहासकार सामान्य लोगों के जीवन का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इतिहास हमें सब तरह की व्यवस्था बताता है, जैसे सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। तो सामाजिक व्यवस्था में क्या आ जाता है, समाज आ जाता है। और समाज को इतिहासकार कैसे जानते हैं, क्योंकि जैसे कि सामान्य लोगों का जीवन पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहास निर्माण में इन लोगों के द्वारा ही अहम भूमिका निभाई गई, क्योंकि कोई भी शासक, कोई भी राजा बिना जनता के शासन नहीं कर सकता, और ऐसे में समाज है वो महत्वपूर्ण होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए इतिहास विभिन्न प्रकार के स्रोतों का सहारा लेते हैं, तो इतिहासकार विभिन्न स्रोतों का सहारा लेते हैं। अब वो स्रोत कौन कौन से वो हम जानते हैं। जैसे कि पहला, विभिन्न स्थानों पर खुदाई से अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियां मिलती है, ठीक है, जिसे पुरावशेष कह सकते हैं, और जिससे ये पता लगता है कि वे किन फसलों से परिचित थे और किन पशुओं का पालन करते थे। तो ये किसी भी सभ्यता, संस्कृति, समाज को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, क्योंकि जब खुदाई की जाती तो अनाज के दानों से कह सकते हैं कि ये फसलें उगाते थे, और जानवरों की हड्डियां तो ये कह सकते हैं ये इन जानवरों को पालते थे, जिसमें दुधारू पशु भी हो सकते हैं, मांसाहारी पशु भी हो सकते हैं। तो एक तो ये है इतिहासकारों के लिए सुलभ पॉइंट। दूसरा पॉइंट है भवनों और मृदभांडों से उनके घरेलू जीवन, यानी भवन कैसे बने थे। अब साधारण भवन भी होते थे, अच्छे भवन भी होते थे, मृदभांड में मिट्टी के बर्तन भी, कुछ विशिष्ट मृदभांड भी होते थे, कुछ सामान्य मृदभांड होते थे। तो उनके घरेलू जीवन का पता चलता है, या कह सकते हैं उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, ये सारे मृदभांड और भवनों के आधार पर भी इतिहासकार है ये पता लगाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कि अभिलेखों से शिल्प उत्पादन का पता चलता है। अभिलेख क्या होता है, कठोर धातु या कठोर सतह पर उकेरा गया लेख, और वो किसी न किसी प्रकार की उपलब्धि के बारे में होता है, या जो किसी भी प्रकार से जो उपलब्धि जो है, जो समाज में कह सकते हैं कि जिन्होंने योगदान दिया, उनके बारे में अभिलेख लिखे जाते हैं। ऐसे में अगर शिल्प उत्पादन वहाँ पर होता था तो उसके बारे में किसी न किसी प्रकार की जानकारी हमें अभिलेखों से ही पता चलती। शिल्प उत्पादन से मतलब जो है हाथों से किए गए कार्य, चाहे वो कला कुशलता किसी भी प्रकार की हो सकती है, मृदभांड बनाना, धातु कर्म से संबंधित औजार, उपकरण, मूर्तिकार, तो ये सारा कुछ है शिल्प उत्पादों से संबंधित होता है। फिर चौथा पॉइंट है कि भूमि अनुदान पत्रों से भी ग्रामीण जीवन की झांकी का पता चलता है, यानी कि जैसे कि प्रभावती गुप्त का भूमि अनुदान है वो मिलता है, और अनेक लोग अनुदान देना अर्थात जो है उसके बारे में लिखना या दान देना। भूमि का दान भी बहुत सारे इतिहास में मिलता है, या बहुत सारे राजाओं ने भूमि को अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को दान में दी है। और ऐसे में जो है ये अनुदान पत्र क्या है, ये हमारे लिए एक प्रकार से सोर्स है या स्रोत है जो हमें उस समय की जानकारी देते हैं। तो ये अनुदान पत्र, ताम्रपत्र अभिलेख है या अभिलेख है, तो इससे भी हमें पता चलता है ग्रामीण जीवन के बारे में। इनमें ग्राम के उत्पादन और ग्राम के वर्गों की जानकारी मिली है, जैसे भूमि किसको दान दी है, किस वर्ग को दी है, उसको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, तो ये सारी जानकारी भी हमें जो है मिलती है। या सामान्य जन की जानकारी या जन सामान्य की जानकारी में ये अनुदान पत्र भी हमारे लिए लाभदायी रहते हैं। फिर है कुछ साहित्य भी सामान्य लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है। कई साहित्य जैसे ऐतिहासिक साहित्य होते हैं, धार्मिक साहित्य होते हैं, मनोरंजनात्मक साहित्य होते हैं, विभिन्न प्रकार का साहित्य भी समाज में लिखा गया है। और ऐसे में जो जन सामान्य से संबंधित जो कुछ भी लिखा गया, जैसे कि उदाहरण के लिए जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां। जातक कथाओं के अंदर किसी न किसी प्रकार का सामाजिक दर्शन ही होता है, और पंचतंत्र की कहानियां जो कि विष्णु गुप्त शर्मा के द्वारा है वो लिखा गया है। और पंचतंत्र की कहानियां, इससे भी हमें समाज की जो है घटनाक्रम की जानकारी मिलती है, और इस प्रकार के संदर्भ निकाले जाते हैं। तो इतिहासकार इन्हें भी सोर्स मानते हैं, इन्हें भी रिसोर्सेज मानते हैं, इन्हें भी जो है समाज की जानकारी का स्रोत मानकर जो है निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये जातक कथाएं और पंचतंत्र की कहानियां भी इतिहासकारों को सहूलियत देती है इतिहास को जानने के लिए, समाज को जानने में।
विभिन्न ग्रंथों में, छठा पॉइंट है, विभिन्न ग्रंथों में नगरों में रहने वाले सर्वसाधारण लोगों का पता चलता है। जैसे कि ग्रंथों के अंदर भी जानकारी होती है, जैसे धार्मिक साहित्य या कोई भी साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, उसमें भी लिखा है तो उसमें बताया जाता है जैसे समाज क्या था, लोग क्या क्या कार्य करते थे। तो ये जैसे इसमें धोबी जो कि कपड़ों की धुलाई करने वाला, बुनकर जो कि बुनाई करने वाला, या जो है रुई काटने वाला और फिर बिस्तर वगैरह बनाने वाला, तो वो बुनकर। लिपिक यानी कि लेखा जोखा से संबंधित हिसाब किताब रखने वाला। बड़े यानी सुथार का कार्य करने वाला। कुम्हार यानी कि मिट्टी से मृदभांड या मटके बनाने वाला। स्वर्णकार यानी सोने धातु कर्म का कार्य करने वाला। लोहा अर्थात लोहार का कार्य, लोहे से संबंधित उपकरण औजार बनाना। छोटे व्यापारी जो कि सभी प्रकार के व्यापारी कह सकते हैं, ठेले वाले भी कह सकते हैं, छोटे दुकानदार होते थे, या छोटे छोटे इलाकों में घूमकर व्यापार करने वाले, तो हर प्रकार के छोटे व्यापारी इत्यादि। तो ये भी धर्म ग्रंथों के अंदर या जो भी उस समय का साहित्य लिखा होता है उसमें इन सारी श्रेणियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये भी इतिहासकारों को समाज पुनर्निर्माण करने में अपना योगदान देते हैं, या इतिहासकारों को जो है कह सकते हैं कि जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इतिहासकारों को सहूलियत प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार इतिहासकार हैं उन सब चीज़ों का पता लगा लेते हैं या उस समय के समाज को समझ लेते हैं। फिर चौथा पॉइंट है हमारा, या चौथा क्वेश्चन है हमारा पाठ्यपुस्तक का, कि पांडे सरदार को दी जाने वाली वस्तुओं की तुलना दंगुन गांव की वस्तुओं से कीजिए। आपको क्या समानताएं और असमानताएं दिखाई देती है। जैसे कि हमारी पाठ्यपुस्तक के अंदर एक जो है पॉइंट आया है और उसमें एक पैराग्राफ आया है जिसमें पांडे सरदार को जन सामान्य के द्वारा है वो भेंट दी गई है, और इस कॉलम में ये लिखा है। और ऐसे ही दंगुन गाँव के अंदर भी जो है कुछ वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। तो दोनों में क्या असमानता है, समानता है, वो हम जानते हैं। पांडे सरदार को भेंट की गई वस्तुओं की जानकारी हमें शिल्पाधिकारम जो है में मिलती है, या एक तरह से इस स्रोत के अंदर मिलती है, ग्रंथ के अंदर मिलती है। और इस वर्णन से प्राप्त होता है कि दंगुन गांव वह गांव है जिसे प्रभावती गुप्त ने एक भिक्षु को भूमि अनुदान में दिया था। यहाँ भिक्षु कौन था? एक ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का नाम था जो है ब्राह्मण चनाल स्वामी। ठीक है, ब्राह्मण का नाम था चनाल स्वामी, और ये चनाल स्वामी जो है दंगुन गांव जिसे जो है प्रभावती गुप्त ने, जो कि वाकाटक राज्य की शासिका थी और रुद्रसेन की पत्नी थी, और उसने अपने पति के जो है अभाव में, या कह सकते हैं हो सकता है कि असामयिक मृत्यु हो गई है, जो भी रीजन रहा हो, उसने शासन कार्य को संभाला था और वो एक महत्वपूर्ण शासिका थी। उसने एक भिक्षु को या ब्राह्मण को दान दिया था जिसका नाम था चनाल स्वामी। तो उसने जो भूमि दान दिया था, इसमें भी जो है कौन कौन सी वस्तुएं थी वो हम जानते हैं। देखिए कि इस अनुदान पत्र में हमें गांव में पैदा होने वाली वस्तुओं की जानकारी मिलती है। जैसे पांडे सरदार को प्राप्त वस्तुओं व दंगुन गांव की वस्तुओं की सूची निम्नलिखित है। तो पांडे सरदार को जो है जन सामान्य क्या भेंट देता है वो हम पहले पढ़ लेते हैं। पहाड़ी लोग वाणिज्य के राजा के लिए, पहाड़ी लोग जो है राजा के लिए, अब सीधा ये हटा दीजिए, राजा के लिए हाथी दांत, शहद, चंदन, सिंदूर के गोले, काजल, हल्दी, इलायची, काली मिर्च, कंदमूल, ये कंद जो लिखा है वहाँ कंद मूल कर दीजिए, कंदमूल का, और आटा वगैरह भेंट लाए थे। यानी ये पांडे सरदार को दी जाने वाली भेंट है, जो कि साधारण जन सामान्य जंगली इलाकों में रहने वाले, या जो है आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोग, या पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हैं जिन्होंने पांडे सरदार को ये भेंट है वो दी है, या सरदार को भेंट दी है। उन्होंने राजा को बड़े नारियल, आम, दवाई में काम आने वाली हरी पत्तियों की मालाएं, तरह तरह के फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी के गुच्छे, पके केलों के गुच्छे, जानवरों और पक्षियों के बच्चे आदि का जो है अर्पण किया। अर्पण करना यानी भेंट देना। तो ये तो पांडे सरदार को जन सामान्य के द्वारा, जो कि पहाड़ी इलाकों में जब एक बार वो जंगली इलाके की तरफ भ्रमण हेतु गए थे, और ऐसे में जन सामान्य ने राजा पांडे सरदार को है जो इच्छा से और मान के साथ, सम्मान के साथ ये सारी वस्तुएं भेंट की थी। यानी वो शासक पांडे सरदार है अपनी जनता में एक अच्छी छवि रखता था, जिसके कारण जनसाधारण ने उन्हें ये सारी चीज़ें हैं वो अर्पण की थी, जिसमें पशु पक्षियों और जानवरों के बच्चों को भी भेंट दिया था, और विभिन्न प्रकार के पंख, बहुमूल्य पंख है वो भी जो है राजा को भेंट दिया था। और सरदार क्या करता था? सरदार ये सारी भेंट है कुछ तो अपने लिए रखता था और कुछ अपने समर्थकों के अंदर है वो बांट दिया करता था, और इस प्रकार से सरदार के समर्थक भी उसके साथ जुड़े रहते थे। अब दंगुन गांव में क्या देखिए, दंगुन गांव जो कि प्रभावती गुप्त जो है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और उसने दंगुन गांव में जो भिक्षु या चनाल स्वामी नामक ब्राह्मण को जो भेंट दी थी, उसमें कि दंगुन गांव की वस्तुओं में घास,
जो सूखी घास वगैरह होती है या फसल से निकला हुआ हिस्सा, इसके अलावा जानवरों की खाल, कोयला, मदिरा, नमक, खनिज और खनिज पदार्थ, खदीर वृक्ष के उत्पाद, फूल, दूध आदि सम्मिलित थे। और इसमें जो है उसने जो चनाल स्वामी को जो दान दिया था, उसने ये कहा था कि मेरे नगर के निवासी या मेरे अधिकारी अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, बल्कि तुम जो है राज्य की आय से, राज्य की कर से तुम अब मुक्त हो, और ये जो सामग्री जो तुम्हारे गांव में तुम्हें जो दिया जा रहा है वो सारी अब तुम्हारी रहेगी, और उसका खर्चा पानी, उसका जो है जो भी उत्पाद है उसका फायदा है वो तुम लोगे। और चनाल स्वामी को उस गांव का प्रधान है वो बना दिया था, और उसके गांव को कर मुक्त कर दिया था। ये प्रभावती गुप्त की उपलब्धि है। ये ऐसा दंगुन गांव का ताम्रपत्र अभिलेख में हमें एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है, तो ये पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ताम्रपत्र अभिलेख का सबसे बड़ा उदाहरण है, तो आप लिखिए प्रभावती गुप्त द्वारा दंगुन गांव की का अभिलेख है, जिसमें चनाल स्वामी नामक ब्राह्मण को जो है दान दिया था। अब हम दोनों की समानता या असमानता भी देख लेते हैं। दोनों सूचियों की वस्तुओं में बहुत कम समानता है। दोनों सूचियों में मात्र फूल नाम का जो है फूल का नाम आया है। ऐसा लगता है कि पांडे राजा भी उपहार मिलने के बाद जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। तो ये है कि कारण है कि फूल या फल का जो भी नाम आया है, तो इसका कारण है कि जो दंगुन गांव का जो इलाका था वो ग्रामीण इलाका था, और पांडे सरदार वाला इलाका था वो जो है पहाड़ी इलाका था या आदिवासी या थोड़ा सा जंगली इलाका था। तो जो उत्पाद वहाँ पर जो जहाँ पर मौजूद था उसी उत्पाद का वर्णन है उसमें मिलता है। असमानता, इन दोनों सूचियों में अधिकतर असमानताएं ही दिखाई देती है। वस्तुएं प्राप्त करने के तरीकों में भी असमानताएं दिखती है। जहाँ एक और पांडे सरदार को लोग खुशी से नाच गाकर वस्तुएं भेंट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दंगुन गांव के लोगों को दान प्राप्तकर्ता को ये वस्तुएं देनी ही पड़ती थी। अनुदान पत्र से स्पष्ट है कि ऐसा करने के लिए वे बाध्य थे। देखिए दंगुन गांव में प्रभावती गुप्त ने जो है ऐसा दिया था, लेकिन दंगुन गांव में जो है चनाल स्वामी को उसका शासक बना दिया गया था, प्रधान बना दिया गया था, और उसका गांव है कर मुक्त कर दिया गया था। तो चनाल स्वामी जो चाहे वो अपने गांव में जो है व्यवस्था रख सकता था, और प्रभावती गुप्त ने उसे कर मुक्त कर दिया था। लेकिन सरदार जो पांडे सरदार है वो अपने पूरे इलाके का सरदार था, और जनता उसे खुशी खुशी है ये सारी भेंट है वो देती थी। और बल्कि चनाल स्वामी को ये शहर, ये गाँव है वो भेंट किसने दिया है, वो प्रभावती गुप्त ने दिया है, जो कि वाकाटक राज्य की शासिका है। तो आपको तो सिर्फ भेंट याद रखनी है, समानता या असमानता इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर प्रश्न है कि अभिलेखा शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। अभिलेखों के अध्ययनकर्ता तथा विश्लेषणकर्ता को अभिलेख शास्त्री कहते हैं। देखिए ये आपको याद रखना है, अभिलेख शास्त्री कौन होते हैं, तो अभिलेखों का अध्ययनकर्ता या अध्ययन करने वाले जो होते हैं उनको। अपने कार्य के संपादन में अभिलेख शास्त्रियों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या है, अभिलेख शास्त्रियों को कभी कभी तकनीकी सीमा का सामना करना पड़ता है। तकनीकी यानी बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है टेक्निकली कि क्या ये सही है या क्या गलत है। जैसे कि अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है, उन्हें पढ़ पाना अभिलेख शास्त्रियों के लिए कठिन होता है, तो वो निकालते हैं, उसका निचोड़ निकालते हैं या ऑप्शन ढूंढते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये वही अक्षर है। इस प्रकार से कभी कभी अभिलेखों के कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं, जिससे अक्षर है वो लोप हो जाते हैं। लोप हो जाना अर्थात नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जिस कारण शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझ पाना अभिलेख शास्त्रियों के लिए कठिन हो जाता है। तो कभी कभी अभिलेख उनके लिए पढ़ना मुश्किल भी होता है। दूसरा, कई अभिलेख विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं, इससे भी हम वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। जैसे कि भाषा के हिसाब से हो सकता है, या उस समय की जो है स्थान के बारे में विशेष विवरण दिया जाता है, तो वो उस स्थान विशेष की जानकारी दे पाते हैं, वो हमारे लिए डिटेल जो है उपलब्ध नहीं करवाते। तो इतिहासकारों को इसमें भी परेशानी होती है। फिर तीसरी है कि अभिलेख को समझने के लिए एक सीमा ये भी रहती है कि अभिलेखों में उनके उत्कीर्णित करने वालों के विचारों को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त किया जाता है। यानी जो अभिलेखों को लिखवाता है, जो अपनी उपलब्धियों को लिखवाता, वो जो चाहता होगा उसी ने अभिलेखों को लिखवाया है, तो वो अपने बारे में उपलब्धि लिखवाता है, तो वो अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर भी अभिलेख लिखवा सकता है। अतः तत्कालीन सामान्य विचारों से इनका संबंध नहीं होता। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभिलेख में पक्षपात भी हो सकता है, और फलतः कई बार ये जन सामान्य के विचार और कार्यकलापों पर प्रकाश नहीं डाल पाते। तो उपलब्धियाँ जहाँ व्यक्ति
कोई भी हो सकता है, शासक हो सकता है, कोई नगर सेठ हो सकता है, कोई दान करने वाला हो सकता है। तो इस प्रकार से वो अपने कार्यकलापों पर प्रकाश डलवाते हैं। तो सारी जानकारी हमें अभिलेखों से मिले ऐसा संभव नहीं हो पाता। अतः स्पष्ट है कि सभी अभिलेख राजनीतिक, आर्थिक और इतिहास की जानकारी हमें प्रदान नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी अभिलेख किसी न किसी प्रकार की जानकारी हमें देते हैं, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। अनेक अभिलेखों का अस्तित्व नष्ट हो गया है या फिर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अब तक जो अभिलेख प्राप्त हुए वे कुल अभिलेखों का एक अंश है, यानी कि बहुत सारे अभिलेख हमें जो है नहीं मिल पाए हैं। और ऐसे में जो प्राप्त अभिलेख हैं उनको तो इतिहासकार है वो इतिहास में जानकारी जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, लेकिन जो अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं तो वो इतिहास में पूरा जो है हमें इतिहास पूरा नहीं बता पाते हैं या हमें इतिहास की संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती। इस प्रकार से अभिलेख शास्त्रियों को अनेक सूचनाएं अभिलेखों पर नहीं मिल पाती। क्योंकि अभिलेखों पर नहीं मिल पाती है, इसका कारण है कि अभिलेख हमेशा शॉर्ट होते हैं। उसमें क्योंकि अक्षरों को खोद खोद कर जो है चुनाई करके एक तरह से, और उसे ये शिल्प कार्य की तरह होता है और उसे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अभिलेख में गिने चुने शब्द ही लिखवाए जा सकते हैं, संपूर्ण रूप से पूरा लेख नहीं लिखवाया जाता है। तो इसलिए अभिलेख हमें पूरी सूचनाएं नहीं दे पाते हैं। और इसके साथ ही जन सामान्य से जुड़ी गतिविधियां भी अभिलेखों में बहुत कम होती है। तो सिर्फ मेन उपलब्धियां ही अभिलेखों में होती है, इसलिए अभिलेख पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जानकारी हमें देते हैं। अभिलेखों में सदा उन्हीं के विचारों को व्यक्त किया जाता है जो उनको उत्कीर्णित करवाते हैं। ऐसे में यानी पक्षपात पूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में अभिलेख शास्त्री को अत्यंत सावधानी के साथ और आलोचनात्मक अध्ययन से इसकी सूचनाओं को परखना होता है। यानी इतिहासकार डायरेक्टली उस अभिलेख को पढ़कर डायरेक्टली अपना मत नहीं देता, बल्कि वो दोनों तरफा सोचता है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी वो पॉजिटिव वे से भी सोचता है, नेगेटिव वे से भी सोचता है, सकारात्मक पहलू भी देखता है, नकारात्मक पहलू भी देखता है। तो इस प्रकार से वो सूचनाओं को इकट्ठा करता है, सूचनाओं का विश्लेषण करता है और अंत में फिर वो अपने निष्कर्ष या अपने मत पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से इतिहासकार अभिलेख जो है के बारे में जानकारी जुटाते हैं।